दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर मैं अपना एक पार्ट 1 भी बना चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। और यीस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम इससे आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस जो है वो कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। ज़्यादातर जो हम एयर जो लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स से लेते हैं, जो कि हमारे नाक पर होते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम एयर को अपनी बॉडी में लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, तो नॉस्ट्रिल से नफल कैविटी में चले जाते हैं। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाते हैं? नेसल कैविटी में। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स, और नेसल कैविटी से लंग्स में जाते हैं। लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और विंड पाइप में फिर लंग्स आर प्रिवेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो दोस्तों लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रिवेंट होते हैं। द कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, और ये जो कैविटी है वो रिब्स जो होती हैं वो साइड से इससे सराउंड करती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी को बनाती है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीथिंग जो है वो जब हम डायफ्राम और जो रिब केज है जो हमारा मूवमेंट करता है, तो ब्रीथिंग उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप, मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो रिब्स जो होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, एंड आउटवर्ड, और बाहर की ओर। और डायफ्राम मूव डाउन, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। तो ये मूवमेंट है ये स्पेस को इंक्रीज करता है चेस्ट कैविटी के, कि लंग्स तक एयर पहुंच जाए। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और जो लंग्स हैं वो एयर के साथ एकदम फिल्ड हो जाती हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब हम एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सहेलेशन में क्या होता है। रिब्स मूव डाउन, रिब्स जो होती हैं वो मूव डाउन हो जाती हैं, एंड इन्वॉल्व, और अंदर की ओर हो जाती हैं। वाइल डायफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्मर पोजीशन, और जो उसकी पहली जो पोजीशन होती है डायफ्राम की वो ऊपर की ओर हो जाती है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ये क्या करता है कि ये रिड्यूस मतलब साइज को घटा देता है। ये एक्सहेलेशन जो प्रोसेस होती है तो साइज रिब्स और चेस्ट कैविटी का साइज घट जाता है, जिससे कि जो लंग्स में जो एयर है वो पास हो जाए। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, और ये हमारी जो मूवमेंट जो है ब्रीथिंग ये इजीली हो जाती हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। कीप योर पाल्म ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। तुम्हारा जो पाल्म है वो एब्डोमेन के पास ले जाना है और एब्डोमेन की मूवमेंट को फील करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पता लगाते हो? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, हमने ये सब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में पढ़कर पता लगाया है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं तो चेस्ट कैविटी में जो साइज है उसका कभी इंक्रीज हो जाता है तो कभी डिक्रीज हो जाता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, चिल्ड्रन भी इस इन्वॉल्व हैं इस जो हमने अभी पढ़ा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, जो स्मोक है जो हमारी जो लंग्स हैं उनको बर्बाद कर देता है, धूम्रपान है। स्मोकिंग ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, और इस कभी कभी स्मोकिंग से कैंसर भी हो जाता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, और इसको हमको स्मोकिंग जितने भी ये तम्बाकू वगैरह हैं इनको हमको नहीं खाना चाहिए। एवरी वन वॉज बूस्टिंग दैट फी कुड एक्सपेंड इट एट मिनिमम। हाउ आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि आपको अपने क्लासमेट की वह परफॉर्म करनी है। चलिए यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एयर है वो पहले जाएगी नेफल कैविटी में, नेफल कैविटी से फिर जाती है वो लंग्स में। देखिए अब हम देखते हैं नेफल कैविटी कहाँ है। नेफल कैविटी देखिए ये यहाँ पे ये जो है नेफल कैविटी है। ये ओरल कैविटी को माउथ भी बोलते हैं। ये फायरैक्स है, फायरैक्स।
ये जो पाइप का जो है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। लंग्स देखिए, लंग्स हैं और ये रिप्स हैं, जो कि ये रिप्स जो कोई रिप्स के जो होती हैं लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और ये डायफ्राम एक मस्कुलर सीट, देखिए एक मस्कुलर सीट है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। एक्टिविटी 10.4 हम पढ़ने वाले हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप, जब हम गहरी सांस लेंगे तो हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो हमको जो चेस्ट का जो साइज है वो एक मेजरिंग टेप से मेजर कर लेना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2, और टेबल 10.2 में हम जो कोई हमने देखा उसको लिख देना है। Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion to the chest। तो हमको ये दोबारा मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन, दोबारा से हमको चेस्ट का जो साइज है मेजर करना है। व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट, और एक्सपेंड करना है और हमको देखना है कि हमारे क्लासमेट के कौन जो हमारा चेस्ट है मैक्सिमम एक्सपेंशन करता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होती है हम उसको सिंपल मॉडल छोटे से नमूने से समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ही हमको दो डायग्राम दिए गए हैं। एयर इज ड्रॉन इन, यहाँ पर एयर जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। डायफ्राम मूव डाउन, देख लिए डायफ्राम नीचे हो गई कि नहीं जब हमारे अंदर एयर जाती है, और यहाँ पर एयर हमारी ऊपर गई तो देखिए डायफ्राम्स मूव बैक, मतलब जो डायफ्राम पहली स्थिति में थे वैसी स्थिति में हो जाते जब एयर जब निकलती है हमारे शरीर में से। रिप्स मूव बैक, रिप्स जो पहले जैसे होती हैं वो हो जाती हैं, और यहाँ पर ये बाहर की ओर निकलने लगती हैं रिप्स। यही एक डिफरेंस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। अब हम एक्टिविटी 10.5 पढ़ेंगे। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, एक हमको चौड़ी प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। रिमूव द बॉटम, बॉटम को हमको रिमूव कर देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, हमें एक वाई शेप्ड ग्लास या एक प्लास्टिक ट्यूब मिल जाएगा। अब मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, अब हमको उस लिड में एक होल कर देना है जिससे कि ट्यूब जो है उससे पास हो जाए। टू द फॉर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब मिक्स्ड टू डिफ्लेटेड बलून्स, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटम एज फिगर 10.7। नाउ कैप द बॉटम, अब हम जो बॉटल है उसको एकदम कैप कर देना, उसको एकदम बांध देना है। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, और उसको एयर टाइट कर देना है जिसके अंदर से एयर ना निकल पाए। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटम टाई इज अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में प्रोसेसेस दी गई हैं। अब हम समझ चुके हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। चलिए मैं एक बार और बता दूं। इनहेलेशन में हम अपनी बॉडी के अंदर मेनली एयर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में हम अपनी बॉडी के अंदर मेनली क्या लेते हैं, CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इनहेलेशन में जो रिप्स जो होती हैं वो बाहर की ओर निकलने लगती हैं, और एक्सहेलेशन में वैसी स्थिति और अंदर की ओर जाती हैं। एक्सहेलेशन में रिप्स जो होती हैं, डायफ्राम जो होता है एक मस्कुलर शीट जो होता है वो इनहेलेशन में डाउन होता है तो एक्सहेलेशन में अप होता है। यही कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं जिनको आप याद कर सकते हो। द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इफ डिप्स इन द लाइम वाटर, जो हम लाइम वाटर में होल डिप करते हैं ऐसा ही होल होगा। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, अब जो हमें हमको कुछ ही समय में स्ट्रॉ कर देना है। इस तरह चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, तो जो अपीयरेंस है लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा, क्योंकि हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके थे कि जब भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है दोस्तों, मिल्की हो जाता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 6 फिजिकल और केमिकल चेंज में हम क्या पढ़े थे दोस्तों, ये सब वही है। ये केमिकल चेंज है जो यहाँ पर हुआ था। यू आर अवेयर दैट एयर वी हेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या आप हम जानते हैं और आप भी जानते हो कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को तो कई गैसेस का मिक्सचर होता है। व्हाट डू वी एक्सहेल, हम एक्सहेल क्या करते हैं, डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट,
तो यहाँ पर बताया गया है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं और भी गैसें एक्सहेल करते हैं, तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा कि हम और भी गैसें एक्सहेल करते हैं, लेकिन उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on the surface. आपने देखा होगा कि जब आप कभी सांस छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, तो एक शीशे के ऊपर तो वहाँ पर एक कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर पानी का सा मॉइस्चर अपीयरेंस दिखेगी हमको उस पर। फ्रॉम वियर टू दी ड्रॉपलेट्स कम, तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं? व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी वजह से आती हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम ब्रीथ आउट क्यों करते हैं? टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लास्टिक बॉटल, हमको सिलेंडर लेना है और एक साफ टेस्ट ट्यूब लेना है और एक ग्लास लेना है और एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है या एक प्लास्टिक बॉटल। मेक अ होल इन दैट लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, उसमें एक होल बनाना है और उसको बॉटल में फिक्स कर देना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, हम जो लाइम वाटर है वो कैसे बना सकते हैं? पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लाइम वाटर है, हम उसको कैसे बना सकते हैं? लाइम वाटर क्या होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर, हमको ये लाइम वाटर जो अभी अभी बनाया है वो उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इज डिप्स इन लाइम वाटर, तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, ये देखिए मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होता है उसको शो करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा इस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी 10.6। एक्टिविटी 10.6 में क्या होगा, जब भी हम एक्सहेल करेंगे तो हमारे अंदर से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब है वो लाइम वाटर पे जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की, और ये केमिकल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हम मेनली कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकालते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, देखिए इसको याद करते हैं। इनहेल्ड एयर, जब हम इनहेल करते हैं तो एयर उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% CO2 होता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो 16.4 ऑक्सीजन होता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड्स एंड स्नेक, एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गई, मेंढक हो गए, सांप हो गए, बर्ड्स हो गए। हैव लंग्स इन द चेस्ट कैविटीज, इनके जो लंग्स होती है वो चेस्ट कैविटी में पाई जाती है, लाइक द ह्यूमन बींग्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स के भी जो लंग्स है चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, तो ये अदर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीथ कैसे करते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनके भी लंग्स होती हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के होती हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। तो लंग हर जरूरी नहीं कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के लंग्स हों तभी वो सांस ले सकता है। कई प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कई प्रकार के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिससे कि वो ब्रीथ ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो लंग्स हैं वो तभी ब्रीथ ले पाएंगे, वो सांस ले पाएंगे। चलिए कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। अ कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, कॉकरोच के पास जैसे ये कॉकरोच है तो इसकी जो इसकी साइड पे थोड़े थोड़े वो छेद होंगे, स्मॉल ओपनिंग्स होंगी, और इन्हीं स्मॉल ओपनिंग को हम स्पाइरकल्स बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, तो कुछ इंसेक्ट्स के पास एक एयर को एक्सचेंज करने के लिए एक ट्यूब होता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरकल्स इनटू ट्रैकिया ट्यूब्स, जो ऑक्सीजन जिस एयर में ऑक्सीजन होती है तो स्पाइरकल से ट्रैकिया ट्यूब में चला जाता है। डिफेसिस इनटू द बॉडी टिश्यूज, और बॉडी टिश्यूज में चला जाता है। और दोस्तों टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है सेल्स का ग्रुप।
सेल्स जब एक इकट्ठे होकर बनते हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और जो जितने भी सेल हैं बॉडी के वहाँ पर पहुँचता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोस इनटू ट्रैकिया ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरकल्स। दोस्तों ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स से ट्रैकिया ट्यूब में जाता है, और ट्रैकिया ट्यूब्स जो मूव्स आउट थ्रू स्पाइरकल्स, और स्पाइरकल्स से बाहर छोड़ जाता है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स, आर नॉट इन एनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और ये ट्रैकिया ट्यूब्स जो हैं वो सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, ये किसी एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये एक कॉकरोच का ये चित्र है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साइड ट्रैकिया पाए जाते हैं। अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। हम चैप्टर 9 क्लास 6 में याद करिए कि हम अर्थवर्म के बारे में पढ़े थे। अर्थवर्म दोस्तों में होती है वो स्किन से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? स्किन से। द स्किन ऑन एन अर्थवर्म फील मॉइस्ट एंड फिल्मी टचिंग। जब भी हम किसी अर्थवर्म को टच करके देखेंगे तो उसकी जो स्किन है वो एकदम मॉइस्ट, कुछ पानी पानी और स्लिमी होगी। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। और जो स्किन है उससे जो गैसेस होती हैं वो आसानी से पास हो जाती हैं। थ्रू फ्रॉक्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। दोस्तों फ्रॉक्स जो है उसके पास एक पेयर होता है लंग्स के, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के होता है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। और जो स्किन होती है मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा इंसेक्ट, ऐसा एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जो कि अपने लंग से भी सांस ले सकता हो, जिसके पास लंग भी हैं सांस लेने के लिए, गिल्स भी हैं और स्किन भी हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ब्रीथिंग अंडर वाटर। जब हम अंडर वाटर जब हो जाते हैं पानी के अंदर तो ब्रीथ कैसे लेते हैं ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन एयर वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं और सांस ले सकते हैं? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर में सांस ले सकते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? ये अंडर वाटर सांस कैसे ले सकते हैं? यू हैव स्टडी क्लास 6। हम चैप्टर 9 क्लास 6 में पढ़े थे कि गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिवॉल्व वाटर। कि फिश के पास क्या होती हैं? फिश के पास क्या होता है? गिल्स, जिसके द्वारा वो जो ऑक्सीजन जो होती है वाटर में डिवॉल्व उसको ले लेती हैं। तो यहाँ पर गिल्स बताया गया है। गिल्स क्या है? प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स क्या है? प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन। गिल यू में वंडर हाउ गर्ल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। आप आश्चर्य होंगे कि जो ब्रीथिंग जो एक प्रोसेस है उसमें गिल्स कैसे सहायता कर सकती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स जो होती हैं वो एकदम अच्छी तरह सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स से फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। किसके लिए? गैसेज के एक्सचेंज के लिए। देखिए यहाँ पर एक वाटर एनिमल है जिसको हम फिश बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर गिल्स हैं और यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शंस हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। क्लास 6 में पढ़े थे कि हम जिस तरह अगर जितने भी सजीव ऑर्गेनिज्म हैं और प्लांट्स भी सजीव ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्वाइव और सांस ले सकता है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अदर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाने के लिए। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स में जो
In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learnt in chapter 5 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of carbon dioxide and oxygen. तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो स्टोमाटा होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, टिनी पोर्स होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए. Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. तो जो रूट सेल्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट्स के, वो भी एनर्जी की आवश्यकता होती है. रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की एनर्जी जनरेट करने के लिए आवश्यकता होती है. रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर, स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द फॉइल पार्टिकल. रूट जो होती है, जो फॉइल पार्टिकल में एयर स्पेस होता है जिससे कि जो रूट है वो एयर ले लेती है. देखिए यहाँ पर ये है फॉइल पार्टिकल्स, ये रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर है पूरा, ये रूट हेयर है, ये एयर स्पेस है, यहीं से वो एयर लेती है. कौन? रूट. कैन यू गिव व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड. क्या होगा कि अगर एक पॉटेड प्लांट है जिसको हम ओवर वाटर मतलब ज़्यादा पानी डाल दें. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. इस चैप्टर में हम पढ़े हैं कि जो रेस्पिरेशन एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी हम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है. देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने येलो कलर से अंडरलाइन कर चुका था मैं, उनको आप याद भी कर सकते हो. थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक कर देना. थैंक यू.